वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आप देख रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मौजूद हैं, जहां आपने तमिलनाडु में 3 अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का उद्घाटन किया। इसी के साथ उन्होंने इसी मंच से देश भर में और प्रदेश में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 की शुरुआत दिल्ली में जीत से हुई है, 2026 का अंत तमिलनाडु में एनडीए सरकार के साथ होगा। इस मंच से स्टालिन सरकार पर भी हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा और प्रदेश में मौजूदा दौर में देश के खिलाफ जो ताकतें हैं वो चरम पर हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर स्टालिन सरकार पर निशाना भी साधा। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं ऋतु वर्मा और आप सभी को महाशिवरात्रि की मंगल कामनाएं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी स्नान जारी है। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बिहार में शाम 4 बजे होगा मंत्रिमंडल विस्तार। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां होंगी फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार। कैबिनेट में शामिल होंगे कुछ नए चेहरे। विस्तार से पहले राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन में हो रही हैं शामिल। 251 नव दंपत्तियों को देंगी आशीर्वाद। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महासमागम। आंकड़ा पहुंचा 65.5 करोड़ के पार। देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लगा शिव भक्तों का तांता। अमेरिका और यूक्रेन के बीच दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर बनी सहमति। ट्रंप ने कहा जेलेंस्की सप्ताह के अंत तक कर सकते हैं अमेरिका की यात्रा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच करो या मरो का मुकाबला आज हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से होगी बाहर। और बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राज्य में राजनीतिक ताना बाना बुनना शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक इस महीने बिहार आ चुके हैं। इस बीच खबर आई है कि राज्य सरकार कैबिनेट का विस्तार होगा। आज शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही कुछ अन्य भी इस्तीफा दे सकते हैं। भाजपा कोटे से 4 विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। पार्टी ने जिन नामों पर चर्चा की उनमें नवल किशोर यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। जीवेश कुमार और अनिल शर्मा में से किसी एक को तो महिला कोटा से कविता देवी को मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच भाजपा नेता और राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। मैं आज राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मंत्रिमंडल का जो ये विस्तार है वो मुख्यमंत्री महोदय का विशेष क्षेत्राधिकार होता है और वहीं से पता चलेगा। और बिहार में चुनाव से पहले आज होने वाले कैबिनेट विस्तार को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का इस्तीफे देने को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि एनडीए सरकार मजबूत है, इस बात का भी लगातार तमाम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेता इस बात के पुरजोर तरीके से कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार हो रहा है, इसमें कई और बातें सामने आ रही हैं। एक जातिगत समीकरणों को और तमाम क्षेत्रों के नेताओं को शामिल करने की एक बड़ी कवायद के तौर पर इस पूरे कैबिनेट विस्तार को देखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात की। ये माना जा रहा है ये मुलाकात कैबिनेट विस्तार को लेकर नए चेहरों को शामिल करने पर सहमति को लेकर है। पटना से मधुरेश नारायण इस पूरी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के इस्तीफे देने को जिस अलग अंदाज में देखा जा रहा है, यानी कि खबर क्या है और क्या कुछ लोग
इस खबर को अपनी ख्वाहिश बना रहे हैं या कैबिनेट विस्तार चुनाव से पहले एक सोची समझी रणनीति के साथ हो रहा है? देखिए, पहले तो सबसे पहले बात यही है कि बीजेपी का ये शुरू से रूल रहा है कि एक मंत्री और एक पद, यानी जो कोई भी मंत्री बनता है या जो कोई भी सदस्य है, पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे विधायक हो, उसके पास एक ही पद होता है। दिलीप जायसवाल के पास 2 पद थे। राज्य के वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, इसके बाद भू राजस्व विभाग के मंत्री भी थे। ऐसे में विधानसभा चुनाव पास आने के बाद उनके जो पार्टी को लेकर जिम्मेदारी और गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पिछले 1 महीने के आसपास से वो कार्यकर्ता संवाद के वो अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे थे और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मंत्रालय का काम है वो भी प्रभावित हो रहा था। इसे देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अभी भी है। हालांकि निश्चित रूप से इस बात को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अलग तरीके से इसको ले रही हैं और कहीं ना कहीं एनडीए को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो अभी वर्तमान परिदृश्य है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि एनडीए कमजोर हो रही है। और मंत्रिमंडल के विस्तार की जहां तक बात है, पहले बिहार में 30 मंत्री थे जिसमें दिलीप जायसवाल भी शामिल थे। उनके इस्तीफा देने के बाद 29 मंत्री बचे हैं। तो ऐसे में 7 नए मंत्री जो बनाए जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से जाति समीकरण जो है, जो बिहार के चुनाव में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं उसमें एक महिला मंत्री भी बनाए जाने की बात कही जा रही है। जी मधुरेश, क्षेत्रीय संतुलन को लेकर भी इस कैबिनेट में नया चेहरा जो कैबिनेट का एक तरह से दिखाई देगा, उसमें दिखेगा, तो किस तरह से उस संतुलन को भी बनाए रखने की कोशिश की जा रही है? हाँ, निश्चित रूप से जैसे कि हमने अभी पिछले कुछ वक्त में देखा है कि जो एनडीए का फोकस है वो सीमांचल पे काफी ज्यादा रहा है। सीमांचल के क्षेत्र के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया गया। दरभंगा में एम्स की स्थापना के लिए खुद नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। इसके अलावा कई एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत वहाँ पे दिए गए हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जो फोकस है वो क्षेत्रवार भी रहने की संभावना है, लेकिन जब तक नाम कंफर्म ना हो जाए तब तक अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। जी मधुरेश, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी इस कैबिनेट को लेकर कई तरह की एक तरह से खबर और उम्मीद लगा के बैठी हैं, तो उनकी उम्मीदें किस तरह से हैं इस विस्तार को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जो विपक्ष है वो दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद से एनडीए को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऐसा भी लग नहीं रहा है। और इसके अलावा जो विपक्षी रणनीति होगी वो निश्चित रूप से आगे इस पर डिपेंड होगी कि किस क्षेत्र से कौन मंत्री बनाए जा रहे हैं। और उसके बाद विपक्ष की ये कोशिश होगी कि वो लूप होल्स ढूंढे कि किस तरीके से किन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया और उसकी बात करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। जी मधुरेश, ये जो नया कैबिनेट, एक तरह से कैबिनेट को जो विस्तार दिया जा रहा है, नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है, ये क्या आपको लगता है कि चुनाव के समय एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर भी जो संतुलन होना चाहिए उस तरफ ये एक तरह से एक तस्वीर पेश करेगा? निश्चित रूप से जो एनडीए में जो घटक दल हैं उसमें लगभग सारी जो दल है उनको मंत्री पद दिया ही जा चुका था, लेकिन इसके बाद भी 6 सीट खाली थी और कई मंत्री ऐसे थे जिनके पास एक से ज्यादा विभाग था। ऐसे में विभाग का काम भी प्रभावित हो रहा था। और खास करके जब चुनाव सर पर है तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी विधायक हैं वो सेटिस्फाइड रहे और एनडीए जो है वो इंटैक्ट रहे। इस दिशा में भी इसको एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मधुरेश, अंत में जो संभावित नामों की लगातार जो बात हो रही है और जितने भारतीय जनता पार्टी के नए विधायकों को मंत्री पद के साथ शामिल किया जाएगा, ऐसे में अब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की कितनी संख्या हो जाएगी नीतीश कैबिनेट में? देखिए, अभी जो बीजेपी से मंत्री हैं वो डिप्टी सीएम को जोड़ते हुए टोटल 14 मंत्री होंगे। अगर इस बार मतलब आज जो विस्तार हो रहा है इसमें 4 और मंत्री, जो कि अभी तक बातें सामने आ रही हैं, 4 से 5 और मंत्री बीजेपी से बनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से 14 2 16 और 5 मंत्री और बीजेपी के हो जाएंगे। और इसके अलावा जो जदयू के अभी नीतीश कुमार के अलावा 13 मंत्री हैं, तो अगर उसमें से 2 से 3 सीट मिलती है तो निश्चित रूप से जो जदयू की संख्या है वो भी बढ़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश पूरी खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. और अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ और महाशिवरात्रि। सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का आज समापन हो रहा है। ऐसे में महाकुंभ की पूर्णाहुति से पहले तमाम साधु संत वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के साधु संत काशी आते हैं, वहां बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं। काशी में आने वाले अखाड़ों के साधु संत बाबा विश्वनाथ की अंतर्ग्रही पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। फिर महाशिवरात्रि के दिन बाबा विश्वनाथ का अभिषेक और दर्शन करते हैं। काशी आने वाले अखाड़ों के साधु संत पूजा और हवन करते हैं, साथ ही कथा भी सुनाई जाती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक आज के दिन संगम पर करीब 81 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ पार कर गई है। राज्य सरकार के मुताबिक इस महाकुंभ में भारत और चीन की आबादी को छोड़कर दुनिया के तमाम देशों की आबादी से ज्यादा अकेले महाकुंभ पहुंचे हैं श्रद्धालु। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन विशेष रूप से 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ उत्तराखंड के हरिद्वार में लगेगा। अर्ध कुंभ मेला 6 साल में एक बार हरिद्वार और प्रयागराज के तट पर लगता है। वहीं पूर्ण कुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जो प्रयागराज में होता है। 12 कुंभ मेला पूर्ण होने पर एक महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इससे पहले महाकुंभ प्रयागराज में साल 2013 में आयोजित हुआ था। और आप देख सकते हैं अयोध्या और काशी की तस्वीरें, आइए आपको दिखाते हैं, जहां शिव भक्तों की भारी एक तरह से भीड़ जुट रही है। महाकुंभ के बाद श्रद्धालु बड़ी संख्या में रामलला और काशी में बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें यहां आस्था का विराट समागम नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, बाबा वैद्यनाथ, तमाम ज्योतिर्लिंगों पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोगों में उत्साह है महाशिवरात्रि का, बाबा के दर्शन का। दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु इन मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ये 4 दृश्य आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से बाबा वैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ और मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर की आप देख रहे हैं ये तमाम तस्वीरें। जहां एक तरफ प्रयागराज में महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के लिए भारी इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है महाकाल के लिए, बाबा विश्वनाथ के लिए, और साथ ही साथ शिवालयों में भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ रही है।
और हमारे साथ 3 साथी संवाददाता जुड़ गए हैं। अश्वनी प्रयागराज से, हरिकेश वाराणसी से और योगेश नासिक से। तीनों साथी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी प्रयागराज से, हरिकेश वाराणसी से और योगेश नासिक से। सीधे सबसे पहले रुक करेंगे अश्वनी आपका ही। प्रयागराज में आज शिवरात्रि के अंतिम पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। एक तरह से एक बड़ा एक संबंध जो माना जाता है प्रयागराज से काशी तक। हरिकेश काशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकेश आप तक आएंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह से एक समापन के साथ एक नई शुरुआत की तरफ प्रयागराज बढ़ने जा रहा है अश्वनी आज? निश्चित तौर से ऋतु, हम दृश्य भी दिखाएंगे। ये अनवरत श्रृंखला जो 13 जनवरी से शुरू हुई है, उसका औपचारिक ज्योतिषीय समापन तो आज हो जाएगा महाशिवरात्रि के स्नान के साथ, पुण्य स्नान के साथ। लेकिन ये जो अनवरत श्रृंखला गंगा यमुना के प्रवाह की तरह है, ये जो पुण्य प्रवाह है, ये सतत, शाश्वत और सनातन है और यही हमारी पहचान है और यही हमारा रूप है। आज की अगर बात करें तो 12 बजे तक 1 करोड़ 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। 64 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा पवित्र त्रिवेणी में स्नान कल तक लोग कर चुके थे। 65 करोड़ 78 लाख से ज़्यादा 12 बजे तक के आंकड़े हैं, जो कि ये बताता है कि अगर देखें तो इंग्लैंड 10 बार यहाँ से जाकर नहा चुका है, मैक्सिको 5 बार यहाँ से जाकर नहा चुका है, अमेरिका जैसे देश अपनी पूरी आबादी से 1.5 गुना ज़्यादा यहाँ से नहा के जा चुके हैं, पाकिस्तान जैसे देश 2.5 गुना ज़्यादा जाकर नहा के जा चुके हैं, रूस जैसे देश कम से कम 4-5 बार यहाँ से नहा के जा चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं और बताते हैं कितना वैश्विक स्वरूप है, सार्वभौम स्वरूप है, सर्वस्पर्शी स्वरूप है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज महाशिवरात्रि है, तो वो शिवरात्रि का जो भगवान शिव का स्वरूप है, उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शन होता है। यहाँ आने वाला हर कोई एक रूप में होता है। यहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति उस भाव को आत्मसात करता है जिसमें वो खुद चीत्कार कर बैठता है, शिवोहम शिवोहम उसको लगता है। सत्य, सनातन, शाश्वत के जो मूल्य हैं वो यहाँ दिखते हैं। ममत्व, समत्व यहाँ दिखता है। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो नमो नैव ने मय नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न अर्थो न चामो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम कहा जाता है। कोई मात्सर्य भाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, बस एक भाव, एकात्म का भाव, सनातन का भाव, शाश्वत भाव। और वह सत्य, सनातन, शाश्वत का स्वरूप यहाँ पर दिखता है चिदानंद रूपम शिवोहम में। यहाँ पर शिवरात्रि पर आज जो जनज्वार उठा है, यहाँ पर अगर देखें, चाहे जो नागेश्वर महादेव जी हैं, यहाँ पर जो मनकामेश्वर महादेव जी हैं, उन मंदिरों पर भी लोग पहुँच रहे हैं। और ये बेहद पुण्य और सौभाग्य का विषय है कि गंगा स्नान और फिर गंगा स्नान के साथ साथ अगर गंगा से गंगाधर का जलाभिषेक लोग कर सके तो ये सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और वही अनवरत परंपरा हमारी है और वो चल रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा स्नान कर चुके हैं, लगभग 65 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा हो चुका है। 67 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुकेगा। निश्चित तौर से जीवंत आश्चर्य है, अनुभूति का विषय है, अभिव्यक्ति का नहीं है ऋतु। और निश्चित तौर से यही हमारी, जहां शब्द जाकर कम पड़ जाएं, वही शाश्वत है, वही सनातन है। जी अश्वनी हमारे साथ हरिकेश भी जुड़े हुए हैं काशी से। अभी हरिकेश, हम देख रहे हैं लगातार पिछले 45 दिनों में जो एक तरह से जो उत्साह हम प्रयागराज में देख रहे हैं, उस उत्साह को बढ़ते हुए हम काशी तक देख रहे हैं। आज का दिन पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन मां पार्वती ने महादेव के साथ एक विवाह बंधन में बंधी थी, इसलिए आज का दिन कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए बड़ा खास माना जाता है। कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं, गृहस्थ महिलाएं अच्छे घर गृहस्थी, अच्छे जीवन के लिए व्रत रखती हैं, प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं। किस तरह से काशी में, और क्योंकि काशी प्रयागराज में आज महाकुंभ अंत हो रहा है, समापन हो रहा है उसका, तो उसको भी लेकर साधु संतों का बड़ा एक तरह से एक बड़ा जमावड़ा वहां पर मौजूद है। ऐसे में किस तरह के रंग, क्या उत्साह काशी से? देखिए, जो अश्विनी ने प्रवाह दिया है काशी में, वो परंपरागत जो शब्द है वो है पलट प्रवाह। कुंभ, महाकुंभ से जो महाशिवरात्रि की तरफ हम लोग बढ़े, काशी पहुंचे हैं, तो उसमें आम श्रद्धालु तो हैं ही ऋतु,
ये जो साधु नागा होते हैं, जो नागा होते हैं, वो उनका आज जो है प्रिय दिन है काशी में अपने महायोगी महादेव के दर्शन करने का। तो यहाँ पर जो विश्वनाथ मंदिर प्रशासन है उसने नागा साधुओं के लिए अलग से व्यवस्था की है कि वो दर्शन कर सकें। आम श्रद्धालु जो हैं उनके लिए तो व्यवस्था है ही। और जिस तरह से महाकुंभ में जो आंकड़ा बता रहे थे अश्विनी कि जो प्रवाह है आम जनमानस का सनातन के प्रति, वो प्रवाह जो है महारूप काशी में भी ले चुका है। अब जो बात आप कह रही थी कि महामिलन, चूंकि संगम में दो नदियों का मिलन प्रयागराज है, तो आज महाशिवरात्रि में शिव पार्वती का मिलन है। और इसको जो काशी है, चूंकि बाबा की नगरी है, माँ पार्वती की नगरी है, माँ अन्नपूर्णा की नगरी है, तो ये अपने अंदाज में मनाती है। बाबा के जो विवाह के जितने जो पड़ते हैं दिन, उस हिसाब से बाबा का हल्दी से लेकर और आप जो मंगनी जो सगाई कहते हैं वो लेकर विवाह तक, और इसके बाद गौने का भी प्रावधान है। क्योंकि सारनाथ में सारंगनाथ का मंदिर है जो थोड़ी देर पहले हम लोग दिखा रहे थे, वहां पर बाबा की ससुराल मानी जाती है। और मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पे काशी के लोग हैं, ये किस तरह से मनाते हैं ये खुद बताएंगे। और मेरे सामने तो भांग जो है पीसते हुए दिख रहा है। ये आप लोग किस तरह से मनाते हैं अपने मंदिर में महाशिवरात्रि को? यह महापर्व जो है हम लोग के लिए बहुत ही एक विशेष दिन के तरह है, एक उत्सव की तरह हम लोग यहाँ इसको मनाते हैं। और वैसे ही मनाते हैं जहाँ जैसा कि हम अपने विवाह और उसमें आयोजन में करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज बाबा का विवाह है, आज महाशिवरात्रि के आज महाशिवरात्रि रात्रि में आज यहाँ एकदम जगमग रहेगा, झालर बत्ती से एकदम सजा रहेगा। और उसके बाद जैसा कि महाशिवरात्रि में और शिव शक्ति का मिलन हुआ था, तो माता आई, तो माता के आने के बाद दूसरे दिन हम सभी शिवगणों को खीर का प्रसाद माता ने खिलाया था। तो उसी परंपरा को का निर्वहन करते हुए काशी के लगभग सारे यहाँ बेचू महादेव मंदिर का यह प्रांगण है काशी में सिगरा क्षेत्र में। यहाँ हम लोग लगभग कल 4-5 हजार की संख्या आती है अपने आप, उसका कोई निमंत्रण नहीं बढ़ता है, कोई कार्ड नहीं छपता है। लेकिन ये लगभग 15-20 साल से निरंतर यह भंडारा चलता है माता के आने के दूसरे दिन विवाह के उपरांत। आप क्या कहेंगे महाशिवरात्रि पर? शिवरात्रि के आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तों को बहुत अच्छा है। सब काशीवासी हैं, बात करते हैं तो विश्व की बात करते हैं, सबको शुभकामना दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा को और माँ को ये अपना परिवार का अंग अपना मानते हैं। कि जैसे इन्होंने कहा कि जो विवाह हम लोग अपनी जो संस्कार होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो रस्म रिवाज होते हैं, वो बाबा के और माँ पार्वती के विवाह के लिए भी काशीवासी करते हैं। ऋतु जी, हरिकेश हमारे साथ योगेश शीतल नासिक से जुड़े हुए हैं, त्र्यंबकेश्वर से। योगेश, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में सभी ज्योतिर्लिंगों में जिस तरह से श्रद्धालु भीड़ उमड़ रही है, क्या अलग अलग परंपराओं के साथ किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? नासिक में किस तरह से आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता रहा? देखिए, महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। एक तो छत्रपति संभाजी नगर में है कृष्णेश्वर, फिर पुणे में है भीमाशंकर, और फिर नासिक जहाँ पे इस वक्त हमें त्र्यंबकेश्वर। तो हर ज्योतिर्लिंग का एक अपना महत्व है, उसके साथ जुड़ी हुई एक अपनी कहानी है। अगर यहाँ के बारे में बात करें तो गौतम ऋषि से जुड़ी हुई कहानी जो है वो इसके बारे में, यहाँ के बारे में पढ़ने को मिलती है। जहाँ तक मैं आपको वर्तमान अभी का जो दृश्य वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको कतार ये दिख रहा होगा, जो कि जब हम यहाँ सुबह आए थे तब से ही इस तरीके की कतार हमें देखने को मिल रही है। कई लोगों से हमने बात की, पूरे देश भर से लोग आए हैं। कुछ महिलाएं थी जो जम्मू से आई थी, समूह में आई थी। इसी तरीके से जो देश के अलग अलग हिस्से वहां से हर परिवार आया है। कई लोग अपने दोस्तों के साथ आए हैं। यहाँ पर जो बेसिकली बिलीफ है, बेसिकली कई तरह की मान्यताएं जो है वो जुड़ी हुई हैं। अगर शिवरात्रि की पर्टिकुलर बात करें तो कई सारे लोग जो है वो फास्ट पे रहते हैं, कई लोग रात में जगते हैं क्योंकि मेडिटेशन है, कई तरह के मंत्रोच्चार हैं वो करते हैं। लोगों का ये भी बिलीफ है कि इस दिन पूजा करने से जो है जो मोक्ष है बेसिकली
डेथ और रीबर्थ का जो साइकिल होता है बेसिकली उससे निजात मिल जाती है और एक तरीके का मोक्ष जो है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो इसके लिए भी वो विशेष दिन माना जाता है। तैयारियों की अगर बात करें तो जो यहाँ के ट्रस्ट हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो वीआईपी मूवमेंट है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आज किसी भी तरह का कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आम लोग जो कि कतार में लंबे समय से खड़े हैं, रात से कतार में लगे हैं, उनको इंतजार करने की आवश्यकता हो। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा 5:30 बजे मंदिर का समय था लेकिन इसको 4 बजे कर दिया गया लोगों की सुविधा के लिए, चूंकि लोग काफ़ी कतार में थे, भीड़ थी, महिलाएं थी, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी भी है, इसके बावजूद जो है लोग बड़ी संख्या में है, तो उसको लेकर जो है समय में बदलाव किया गया। तीसरी बात, जो महिलाएं हैं खास करके जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए जो है व्यवस्था, अतिरिक्त व्यवस्था जो है उनके लिए की गई है ताकि वो यहाँ सहज महसूस करें। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जो बेसिक एम्यूनिटीज होती है ट्रस्ट की तरफ से वही कोशिश की गई है कि भीड़ को देखते हुए उन सब चीज़ों का अच्छा प्रबंध किया जाए। यहाँ हमारे पीछे जो है वो मंदिर है, अंदर ही गर्भगृह है जहाँ पे जो है वो प्रतीकात्मक रूप से जो ब्रह्मा विष्णु महेश है जो एक कहते हैं यहाँ पर उनको वो विराजमान है। यहाँ पे जो कन्वर्जेंस है वो यहाँ पे दिखता है, वो यहाँ की खासियत है। पीछे आपको ब्रह्मगिरी पर्वत दिख रहा होगा। जब बारिश का मौसम आता है तो ब्रह्मगिरी पर्वत से जब पानी ऐसे गिरता है तो लगता है जिस तरीके से दूध की धारा बह रही है, दूध की नदियाँ बह रही है। इसके साथ ही यहाँ कई तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए, जिसमें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। जो जिस तरीके से हमारे जो बाकी साथी बता भी रहे थे कि जो पारंपरिक तरीके से शादी होती है, जो रस्म होते हैं, चाहे वो हल्दी का रस्म हो, चाहे वो अलग अलग जो रस्म होते हैं शादी के, उसको हूबहू किया जाता है। यहाँ पर कई जगहों पर शादी की जो परंपरा है उस तरीके से वहाँ पे किया जाता है और लोग काफ़ी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से काफ़ी सेलिब्रेशन की जो खबर है वो यहाँ पर है। जी योगेश बने रहिएगा हमारे साथ। अश्वनी हमारे साथ बने हुए हैं प्रयागराज से। अश्वनी, आपके पास वापस लौटते हैं। 45 दिन का जन समागम आज अपने समापन पर है। अश्वनी, कैसे देखते हैं इस 45 दिन को, जहां एक तरफ महाकुंभ के प्रति आस्था दिखाई दी लोगों में, लेकिन एक इस तरह का ये भी भाव दिखा कि सनातन को मजबूत करने में देश दुनिया से हर सनातनी उसमें अपना योगदान करने के लिए भी प्रयाग पहुंचा है। ऐसे में पूरे देश और दुनिया में सनातनियों के बीच पिछले 45 दिन का जो एक विचित्र, एक अद्भुत भाव जो दिखाई देता है, उसको किस तरह से आप वर्णन करेंगे? निश्चित तौर से ऋतु जी, और मैं एक बस छोटा सी दृश्य दिखाते हुए मैं बताऊंगा कि देखिए आप किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हर कोई यहाँ पहुँचा है, छोटा बड़ा सारे भेद मिट जाते हैं। बस एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि महाशिवरात्रि के दिन ये लोगों को जानना चाहिए कि भगवान शिव का जो स्वरूप है वो पार्वती से मिलने के बाद ही है। ये कहा गया है शास्त्रों में, हमारी स्तुति वंदना में कहा गया है कि चिता भस्मा लेपो गरलम शनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। मैं लंबाई में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कहा गया कि आप तो चिता का भस्म लगाते हैं, विष खाते हैं, आप वस्त्र नहीं पहनते हैं, जटाजूट पहनते हैं, गले में सांप रखते हैं, हाथ में खप्पर लेते हैं, पशुपति और भूतों के स्वामी हैं, तो आप कैसे हैं? जब पार्वती जी से विवाह हुआ उसके बाद औढ़रदानी आशुतोष बनते हैं। जब पार्वती जी से विवाह हुआ तो शंकर, भोले शंकर, शिव शंकर बनते हैं। तो भगवान शंकर का स्वरूप अगर बनता है तो माँ पार्वती के मिलन के बाद ही बनता है, और वही आज महाशिवरात्रि है। और वही बताता है कि कैसे हम शिव और शक्ति दोनों की पूजा करते हैं, अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, नारी और नर में भेद नहीं करते हैं, और सनातन पूरे विश्व को बताता है। आपने कहा कि दुनिया को क्या संदेश, समत्व का, ममत्व का, एकत्व का, आत्मैक्य का, आत्मानुसंधान के साथ साथ विश्व कल्याण का, सतत शाश्वत चिंतन के साथ वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वे भवन्तु सुखिनः का, ये वो ऋचाएं, वो अनंत प्रवाह, अजस्र विचारधारा जो सहस्राब्दियों से चलती रही है, उसी का प्रकटीकरण है। जब लोग आकर यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये अनंत धारा अनंत काल से चल रही है, अनंत धारा अनंत काल तक चलती रहेगी, ये अनादि है, अनंत है, महिमा दिग्दिगंत है ऋतु, साक्षात्कार किया जा सकता है। लोग जो ये कहते हैं कि अलग अलग लोकतांत्रिक मूल्य, अलग अलग वैचारिक मूल्य, पश्चिम की अलग अलग विचारधाराएं 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तब मैं आकर समाहित हुई। यहाँ आकर देखे हजारों साल पहले किस तरीके से इक्विटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, बंधुता, समता, एकता, ममता सब कुछ समाहित था। जो बताते हैं कि बेहद संक्षेप में कहूँगा, लंबा समय ले रहा हूँ,
हजारों साल पहले 18वीं शताब्दी तक सब ये लड़ते थे कि पृथ्वी सूर्य के तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के पृथ्वी की तरफ चक्कर लगाता है। सहस्राब्दियों पहले पंचांग बना के हमारे पुरखों ने बता दिया था कि ग्रह की स्थिति, नक्षत्र की स्थिति, सूर्य की गति, सब कुछ बता दिया था। तो दुनिया सीखे, आत्मसात करे और दुनिया आकर जाने कि वास्तव में मानवता का सतत शाश्वत प्रवाह जो है वही सनातन है और उसी की सार्वभौम अभिव्यक्ति रही है ये 45 दिनों का आयोजन। और निश्चित तौर से औपचारिक समापन आज होगा, लेकिन सतत श्रृंखला चलती रहेगी। ऋतु, अश्विनी, 2013 का महाकुंभ भी आपने देखा, 19 में अर्ध कुंभ भी देखा और 25 का ये महाकुंभ, किस तरह से आप अलग पाते हैं? और साथ ही साथ ये भी 45 दिन का महाकुंभ संपन्न हो रहा है, लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह है, क्या लगता है कि प्रयागराज में लोगों का आना अभी भी जारी रहेगा? निश्चित तौर से ऋतु, अगर देखें ये अनवरत श्रृंखला, यही अजस्र धारा, और अजस्र धारा जो कही जाती है वास्तव में यही है। गंगा यमुना की धाराएं जब तक हैं, त्रिवेणी पर स्नान करने वालों को, दान करने वालों को, अपना अंशदान करने वालों को, अपना पुण्य कमाने वालों लोगों की अनवरत श्रृंखला चलती रहेगी। आपने इससे पहले के कुंभ की बात कही, मैं 2001 में यहाँ पर जब पढ़ता था, 2000 उसके बाद के 13 को मैंने कुंभ देखे, अर्ध कुंभ देखा, एज ए जर्नलिस्ट मैंने कवर भी किया। ये दिव्य भव्य तो है ही है, डिजिटल और डिवाइन भी है। ये भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति है, ये भारत के आत्मगौरव का बोध है। जब लोग अपने धार्मिक किसी एक धर्म के संदर्भ में नहीं कहा जा सकता है, सनातन एक परंपरा है, सनातन एक शाश्वत प्रवाह है और सनातन में ही सब समाहित है। वो भी दौर था जब लोग अपने धार्मिक प्रतीकों को, चिन्हों को अपने माथे पर सजाने में कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव लेके चलते थे कि कहीं हीन भावना ग्रसित होते थे। वो हीन भावना लोगों से हटी है, वो हीन भावना समाप्त हुई। आत्मगौरव, आत्मसम्मान, आत्माभिमान, आत्म संस्कृति का बोध, आत्म स्वरूप का ज्ञान, राष्ट्र के शक्ति बोध का ज्ञान, राष्ट्र के सौंदर्य बोध का ज्ञान, राष्ट्र के कला के बोध का ज्ञान, राष्ट्र के सांस्कृतिक बोध का ज्ञान, वो बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में। और उसको दुनिया देख रही कि किस तरीके से धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पुनर्जागरण भारत का हुआ है और उसी की सफल सकारात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है। और वो गर्वोन्नत भारतीय मान के चलता है कि हम वास्तव में, हमने दुनिया को दिशा दिखाई है, हमें दिशा दिखाने की कोशिश न करे, कोई हमारी दशा पर सवाल न खड़ा करे। दशा और दिशा अगर किसी को बदलनी है तो आत्मसात करे भारतीयता को, सत्य सनातन के शाश्वत मूल्यों को, जिसमें केवल और केवल विश्व कल्याण और मानव कल्याण समाहित है। बिल्कुल अश्विनी, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, सनातन के पुनर्जागरण का एक ये उत्सव रहा 45 दिन का, जो शायद ये उत्सव जरूर यहाँ आज समापन उसका हो रहा है, लेकिन ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी पूरी जानकारी के लिए। शीतल आपका भी और हरिकेश आपका भी काशी से हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाशिवरात्रि महापर्व म्यांमार में भी भारत की तरह ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। 200 म्यांमार और भारतीय प्रतिभागियों ने इंडिया सेंटर में महाशिवरात्रि योग कार्यशाला में भाग लिया। म्यांमार में उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जा रही है शिवरात्रि। महाशिवरात्रि योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। और इस कार्यशाला में 200 म्यांमार और भारत के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उधर केदारनाथ धाम के कपाट इस बार 2 मई को खुलेंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। आचार्य द्वारा पंचांग गणना के अनुसार मंदिर के कपाट खुलने की तिथि के साथ ही समय भी घोषित किया गया। इसके लिए केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग भी ऊखी मठ पहुंच गए थे। पुजारी शिवशंकर लिंग, बागेश लिंग और गंगाधर लिंग ने बताया कि ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 6 बजे से पूजा अर्चना शुरू हुई। बाबा केदार को बाल भोग, महाभोग लगाते हुए आरती की गई। इसके बाद रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खोले जाने की तिथि घोषित की गई। अमेरिका और यूक्रेन ने दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर सहमत हो गए हैं। समझा जाता है कि इससे यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद मिलना जारी रह सकती है। समझौते के बारे में ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप ने संवाददाताओं को बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की किसी बड़े समझौते पर हस्ताक्षर के लिए शुक्रवार को अमेरिका पहुंचेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी सैन्य और अन्य सहायता के एवज में
यूक्रेन के खनिज संसाधनों तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। दूसरी तरफ जेलेंस्की कहते रहे हैं कि अमेरिका ने अपने दावे से बहुत कम सहायता दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध को तेजी से समाप्त करना चाहते हैं। मसौदा समझौते की विषय वस्तु से परिचित एक सूत्र ने कहा है कि इसमें किसी भी अमेरिकी सुरक्षा गारंटी या हथियारों के निरंतर प्रवाह के संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन कहा गया है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन स्वतंत्र, संप्रभु और सुरक्षित रहे। इस मसौदे से परिचित एक सूत्र ने बताया कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच भविष्य में हथियारों की आपूर्ति पर अभी भी चर्चा चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज पहली कैबिनेट बैठक बुलाने वाले हैं ताकि अपने एजेंडे को वे आगे बढ़ा सके। अब तक उनके अधिकांश नामांकितों की कांग्रेस द्वारा पुष्टि हो चुकी है। बैठक में सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क शामिल होंगे, जिन्होंने हजारों संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की मांग की है। और इन तमाम खबरों पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता अनिल थॉमस। अनिल, अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंध जहां ट्रंप ने अपने शुरुआती तमाम जो बयान दिए उससे जितने सख्त दिख रहे थे और मुश्किल में दिख रहे थे, क्या लगता है ये समझौता अब दोनों के संबंधों को कुछ बेहतरी की तरफ ले जाएगा? बिल्कुल रितु, देखो ये एक उम्मीद थी। अब तक जेलेंस्की के पास कुछ था नहीं। अगर रूस और अमेरिका जब बात कर रहे, जब दोनों राष्ट्रपति बात कर रहे थे, तो जेलेंस्की ना टेबल पर थे, ना ही यूरोपियन यूनियन टेबल पर था, ना ही कोई यूरोपीय देश के बड़े लीडर टेबल पर थे। ऐसे में ये जो नेचुरल मिनरल्स की बात या फिर बार बार इसकी बात कर कर एक बार फिर जेलेंस्की ने मजबूर किया है इस हाथ ले इस हाथ दे वाले हिसाब किताब से कि आप जरूर हमारे लिए कुछ करें, हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो मैं कहूँगा कुल मिलाकर देखें तो जेलेंस्की ने जो बात की है, लगभग $1 ट्रिलियन की इस तरह की नेचुरल मिनरल्स यूक्रेन में मौजूद है, जिसका 1/3 वो समझौते के तहत देना चाह रहे हैं, यानी लगभग 350 बिलियन की बात यहाँ हो रही है। हमें ये बोलना नहीं होगा, ये इससे पहले भी अमेरिका इस तरह के नेचुरल मिनरल्स की खोज में अफगानिस्तान में जब युद्ध में सहायता कर रहे थे, तब भी लगभग इसी तरह की बात हो रही थी कि 1 ट्रिलियन का उन्हें लिथियम का सोर्स वहां अफगानिस्तान में मिल रहा है। युद्ध समाप्त हो चुका, वहां आज कार्यभार चल रहा है, लेकिन आज तक हमें कोई कागज, कोई दस्तावेज नहीं मिले कि अमेरिका को वहां $1 ट्रिलियन की या फिर $1 ट्रिलियन का नेचुरल मिनरल लिथियम के रूप में मिला। तो ऐसे में ये जरूर एक टेबल पर एक बार फिर जेलेंस्की को वापस लाता है ट्रंप के साथ बार्गेन करने के लिए। और मैं कहूंगा ये अभी शुरुआती ट्रेलर है, क्योंकि अभी इस समझौते का एक तरह से पूरा काया स्वरूप हमें देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में जरूर शुरुआत हुई है इस समझौते की और बात की, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। मेरे हिसाब से पूरा पिक्चर अभी देखना बाकी होगा, क्योंकि किस तरह से, क्योंकि ये जो कूटनीति ट्रंप सरकार ने की है, इस हाथ ले इस हाथ दे, मैं कहूंगा कूटनीति का एक नया स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो बार बार कहता है अमेरिका फर्स्ट, मैं कहूंगा दुनिया के लिए जरूर चिंता का विषय होगा। इस तरह की इस हाथ ले इस हाथ दे का अप्रोच के साथ ट्रंप सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या अनिल, ये आप मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को अपने दबाव में लिया, और जिस तरह से ये समझौता हो रहा है और मसौदे को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबरें बाहर आ रही हैं, उसमें ट्रंप एक टफ नेगोशिएटर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपने हितों को सबसे ऊपर रखा है? बिल्कुल रितु, देखिए वो तो अमेरिका फर्स्ट जो नारा उन्होंने लगाया था, वो नारा साफ दिखता है कि कूटनीति में एक नया बैलेंस की ओर ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, जिसमें अमेरिका का हित सबसे पहला जरूरी है। और ये अगर आप देखें, अगर अब तक जो अब तक किसी भी तरह का एड या फिर किसी तरह का, अगर उसको फाइनेंशियल देखे या फिर ह्यूमैनिटेरियन देखे, कोई भी तरह का एड अगर अब तक अमेरिका ने दिया है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं था। लेकिन इफ एंड बट का आना जरूर एक चिंता का विषय बनता है। और यही नहीं, जो अभी तक जो बातें हुई है कि 350 बिलियन की जो नेचुरल मिनरल्स की बात है, जेलेंस्की अब तक कहीं टेबल पे थे ही नहीं। तो जेलेंस्की के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए बहुत कम। मैं कहूंगा एक बार फिर जेलेंस्की ने भी अपने निगोशिएटिंग स्किल्स को दिखाया है। वो जिस तरह से एक बार फिर अमेरिका को टेबल पर वापस लाए, क्योंकि देखो जेलेंस्की के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लगभग 20% जमीन जो यूक्रेन की है वो रूस के कब्जे में है। जेलेंस्की कोशिश कर रहा है कि नेटो मेंबरशिप मिल जाए, वो तो पहले ही टेबल से बाहर हो चुका है।
जो रूस ने जमीन अब तक जिसे कैप्चर किया उस जमीन को वापस मिलने की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें जेलेंस्की के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए कम। तो एक तरह से जेलेंस्की ने भी अच्छी कूटनीति दिखाई है और ट्रंप ने अपना जो कड़ा रुख उन्होंने दिखाया था डिक्टेटर के रूप में जेलेंस्की को बुलाकर, कहीं उससे थोड़ा सा पलटते दिख रहे हैं। लेकिन पलटना स्वाभाविक है क्योंकि फायदा अमेरिका को होना है और ट्रंप की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि वो अमेरिका को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उनका जिक्र भी उन्होंने किया कि अगर हम कोई एड दे रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो वो साफ दिखता हुआ ट्रंप अपना निगोशिएटिंग स्किल्स बार बार, अगर आप जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है 20 जनवरी से अब तक, उन्होंने सिर्फ कूटनीति में यही चीज दिखाई है बार बार कि हमें कुछ मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई थिंक अगर वो सबसे बड़ी बात है यहाँ भी सामने उभर कर आते हुई, क्योंकि जेलेंस्की को पता है कि उनके पास ज्यादा सपोर्ट है नहीं। बिल्कुल अनिल, मौजूदा दौर में ये लगता है कि बाइडेन और ट्रंप की नीतियों के बीच यूक्रेन एक बड़ा खामियाजा भुगतता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात करते हैं खेल की खबरों की। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी के मुकाबले में आज लाहौर में अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा है। दोनों को अपने पहले मैच में हार मिली थी। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश जीत दर्ज कर अपने अभियान को टूर्नामेंट में बरकरार रखने की होगी। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डेकिट ने पिछले मैच में चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया था। 2023 विश्व कप में अफगानिस्तान ने दिल्ली में इंग्लैंड को 69 रन से मात दी थी। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस का सामना यूपी वॉरियर्स की टीम से होगा। विजय रथ पर सवार यूपी की टीम को मुंबई इंडियंस से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।